आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी कोई भी छोटी सी शॉप है या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी पर्सन, आप अपने सेविंग अकाउंट से अगर मैक्सिमम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। नॉर्मली हर कोई छोटा बिजनेसमैन जो छोटी सी एक शॉप लेके बैठा हुआ है, वो क्या करता है कि सर अपने सेविंग अकाउंट का स्कैन कोड लगा के दुकान पर लगा देता है और उसी से यूपीआई पेमेंट्स रिसीव करता है, ट्रांजैक्शन करता है और ये सब कुछ वो सेविंग अकाउंट से करता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं या फिर कोई स्टूडेंट कमीशन के लिए पैसे इधर से इधर ट्रांसफर करते रहते हैं या फिर आपके अकाउंट्स में कोई यूं बोलता है कि मैं आपके अकाउंट्स में सिर्फ 50,000 रुपए जमा करा देता हूं, आप मुझे कैश निकाल के दे दो। क्या मैं आपके अकाउंट में कैश जमा करा देता हूं, क्या आप उनको पेमेंट कर दोगे? इस तरह की जो ट्रांजैक्शन आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप अपने सेविंग अकाउंट से करते हैं, तो ये कितना डेंजरस है आपके लिए, ये कितना आपके लिए इश्यू क्रिएट कर सकता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी और इसके बाद आप कभी भी ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि सबसे पहले मैक्सिमम यूपीआई ट्रांजैक्शन आप अपने सेविंग अकाउंट से मैक्सिमम कितने यूपीआई ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, मैक्सिमम आप फिक्स डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, आप कैश विड्रॉल, मैक्सिमम कितने सेविंग अकाउंट्स आप यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितना कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीआई पेमेंट्स की। फॉर एग्जांपल ये एक शॉप है, हर कोई छोटी सी शॉप लेके बैठा है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो पूरी डिफरेंट होते हैं। वो एक अकाउंटेंट रखते हैं, उनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है, वो प्रॉपर इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि जो छोटे मोटे लोग हैं, जो कई एक छोटी सी शॉप, टी स्टॉल लगा दिया या फिर कोई भी फूड स्टॉल लगा दिया, इस टाइप के जो पर्सन होते हैं जो बिजनेस करते हैं, वो अपने अकाउंट्स का करंट अकाउंट, सॉरी अपने जो बिजनेस होता है उसका करंट अकाउंट्स ओपन नहीं कराते और नॉर्मली जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शन अपने सेविंग बैंक अकाउंट से करते हैं। अब उन्होंने अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स का फोन पे, गूगल पे का उन्होंने एक स्कैन कोड वहां पर दुकान पर लगा दिया, शॉप पे लगा दिया। अब उससे क्या करते हैं, वो पेमेंट रिसीव करते हैं। पेमेंट किसी को जैसे पेमेंट करना हो, किसी से कोई उन्होंने मटेरियल परचेज किया, उसको पेमेंट करना है, तो वो कहां से करेंगे सर? अपने सेविंग अकाउंट से करेंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन उस बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़े इश्यूज हो सकते हैं। अब यहां पर अगर हम यूपीआई लिमिट की बात करते हैं सेविंग अकाउंट्स की, तो सेविंग अकाउंट्स की यूपीआई लिमिट है सर पर डे 10,000 रुपीज से ज्यादा अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन एक सेविंग अकाउंट से करते हैं तो आप पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। अब आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड नहीं है और ये अभी हमको आपको फिक्स ये नहीं बता रहे हैं कि आपको नोटिस आएगा ही आएगा, लेकिन नोटिस आ सकता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको हम ये बोलते हैं कि सर अगर आप ऐसा करो नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा। वो बोलते हैं नोटिस कहां से आएगा, हमने तो कभी नोटिस नहीं देखा, अब ये नोटिस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन सर ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन अगर आपके ऊपर नोटिस आ गया, उस दिन अगर आपने उस ट्रांजेक्शन जो भी किए हुए हैं उस ट्रांजेक्शन का अगर सही प्रूफ नहीं दे सके तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर भारी पेनल्टी लगाएगा और फिर आप यूं बोलोगे कि सर अब आपको क्या करना है, तो वो किसी की नहीं सुनेंगे, आपको जो पेनल्टी है वो पे करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सेविंग अकाउंट्स पर डे 10,000 रुपीज से ज्यादा का यूपीआई ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास में वैलिड प्रूफ है कि ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहे हो, तो उस केसेस में आप कर सकते हो। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर टैक्स प्रोफेशनल जो होते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, हमारे पास में कोई भी क्लाइंट आता है तो क्लाइंट को हम यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप बिजनेस ऑपरेट करते हो, आपके पास में से डेली में कुछ अमाउंट्स आता है, आप अपने सप्लायर्स को आप पेमेंट करते हो, तो ऐसे केसेस में आपको आपके फर्म का करंट अकाउंट्स ओपन जरूर करवाना चाहिए। अब करंट अकाउंट से आप कितने भी अनलिमिटेड यूपीआई ट्रांजैक्शन एक दिन के अंदर अगर आप करोड़ों रुपए को भी करते हैं तो कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि करंट अकाउंट से प्रॉपर ऑपरेट होता है, उसकी अकाउंटिंग होती है, इसके हिसाब से बिजनेस का आईटीआर 3, आईटीआर 4 जो भी रिटर्न्स होते हैं वो फाइल किए जाते हैं, जिस वजह से सर आपके करंट अकाउंट्स का नोटिस नहीं आता है। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो नोटिस आने के चांसेस है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि नॉर्मली जो पर्सन होते हैं वो क्या सोचते हैं
कि सर हम रिटर्न तो फाइल कर रहे हैं, हम 5 लाख रुपीस तक की सर हमारी इनकम है, हम रिटर्न फाइल कर लें। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेविंग अकाउंट्स होता किसके लिए? सेविंग अकाउंट्स होता है सर आपके पास में कुछ ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जो आप सेव करके रखते हो। तो यहां पर आप कहीं लेन देन करने के लिए आपको सेविंग अकाउंट्स गवर्नमेंट ने नहीं दे रखा, इसका मतलब आपको समझना चाहिए। तो सेविंग अकाउंट्स का मतलब यह है कि अगर आप कहीं से कमा के ला रहे हो तो आप अपने अकाउंट्स में सेव कर सकते हो, लेकिन वहां पर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस सेविंग अकाउंट्स में जितनी भी इनकम होती है वो आपकी प्रॉपर इनकम मानी जाती है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में क्या होता है कि सर हम जो भी कस्टमर से रिसीव करते हैं और हमने जो सप्लायर्स को पेमेंट किया, इसके बीच का जो डिफरेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो डिफरेंसेस होते हैं, वो हमारी इनकम होती है। लेकिन सेविंग अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है। सेविंग अकाउंट्स में अगर आपने 4 लाख रुपीस की इनकम आपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो की है तो आपके सेविंग अकाउंट्स के अंदर उस साल में 4 लाख रुपीस ही रिसीव होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा रिसीव अगर आपके अकाउंट्स में हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत है, डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी बिजनेस लेके बैठे हुए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक प्रॉपर आप फॉर्म बनाए, उसका रजिस्ट्रेशन करवाए। रजिस्ट्रेशन शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे आप करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब करंट अकाउंट एज वेल एज सेविंग अकाउंट्स दोनों में कैसे कोई डिफरेंसेस नहीं होता है उसको ऑपरेट करने के लिए। ऑपरेट आप इजीली उसको कर सकते हो, जैसे सेविंग अकाउंट्स को करते हो वैसे आप करंट अकाउंट्स को भी कर सकते हो। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सेविंग अकाउंट से आपको बिजनेस के ट्रांजेक्शन नहीं करना है। और 10,000 रुपीज तक के ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस आने के चांसेस कम करते हो तो नहीं होते हैं। तो पहली चीज तो ये होती है कि सर यूपीआई की लिमिट अगर सेविंग अकाउंट्स की बात करें तो 10,000 रुपीज तक की है। अब हम बात करते हैं कि सर एफडी। नॉर्मली आजकल इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब लोग किसी न किसी की एफडी तो जरूर हुई होगी। हमारे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर या प्रोफेशनल्स बोलते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन हमारे इंडियन पर्सन जो होते हैं जिनको जो ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट एफडी पर भी होता है, चाहे वो उसका इंटरेस्ट उनको कम क्यों नहीं मिलता होगा। अगर हम यहाँ पर एफडी की बात करें कि आप मैक्सिमम कितने की एफडी करा सकते हो, तो मैक्सिमम एफडी आप 10 लाख रुपीज तक की अगर करवाते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नहीं पूछेगा कि ये 10 लाख रुपीज आपके पास में कहां से आए। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपीज से ज्यादा की एफडी करवाते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इसका प्रूफ मांग सकता है कि ये पैसा आपके पास में आया कहां से। अब एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, उसने क्या किया सर, हर साल 2 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठा किए और 10 साल तक उसने 20 लाख रुपीस फॉर एग्जाम्पल उसके बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए। अब उसने 20 लाख की सर एफडी करवा दी, ये 10 लाख रुपीस से ज्यादा है, तो क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस आएगा या फिर हम पूछेंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर हमारे इंडिया के अंदर अप टू 5 लाख रुपीस तक एग्जाम्प्टेड इनकम है। अब 2 लाख रुपीस अगर उसने हर ईयरली सेव करके रखा हुआ है, उसकी इनकम है, और उन्हें 10 साल तक अगर 20 लाख रुपए इकट्ठा करके रखे हुए हैं और फिर भी उन्होंने एफडी करवाई है, तो सर इसके ऊपर कोई भी नोटिस के चांसेस नहीं होते। नोटिस के चांसेस आपके कब होते हैं? जब आप फॉर एग्जांपल ज्यादा की एफडी करवाते हो और आपके बैंक अकाउंट्स में उतना पैसा नहीं होता है और आप बैंक अकाउंट्स पे डालते हो और फिर आप अगर एफडी करवाते हो, उस समय सर आपके चांसेस बन जाते हैं कि ये नोटिस आने के कि आपने ये पैसा कहां से लाए थे। जो एफडी आपने करवाई है वो पैसा आप कहां से लाए, इसका प्रूफ आपको देना होगा। अगर प्रूफ आपके पास में नहीं है, वो पैसा आपके पास में कहां से आया वो आपको याद नहीं है या फिर आप उनको बता नहीं सके, तो नॉर्मली सर वहां पे पेनल्टी है सर 400% तक की। यानी कि आप अगर जितना भी आपका अमाउंट है उससे 400% का टैक्स आपसे वसूला जा सकता है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सर जो एफडी से आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, एफडी से आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो ईयरली अगर आपको 40,000 रुपीज तक का इंटरेस्ट अगर मिलता है तो इसके ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। लेकिन अगर जैसे ही आपकी एनुअल इंटरेस्ट अगर 40 लाख रुपीज से ज्यादा हो जाता है तो बैंक आपका 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि आपके अमाउंट से डिडक्ट कर लेती है, वो गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पे जमा करा देती है। फिर जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे सर एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जुलाई या अगस्त, जून जुलाई अगस्त कब भी जब भी आप उसका रिटर्न फाइल करोगे तो आप अपनी इनकम दिखाकर, जो भी इनकम से अप टू 5 लाख रुपीस तक अगर आपकी इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं बनता है। जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ था, टीडीएस जो डिडक्ट हुआ था, वो आपके अकाउंट्स में वापस रिफंड आ जाता है। या फिर अगर आप 15G 15H का फॉर्म भी डिपॉजिट करके आप ये भी टीडीएस वहां से
कटवा सकते हो कि सर ये हमारा टीडीएस हमारा डिडक्ट मत कीजिए, हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल लायबिलिटी के दायरे में नहीं आती है। अगर हम सीनियर सिटीजन के केसेस की अगर बात करें तो वहां पर उसकी जो लिमिट है, ये सर लिमिट उनकी 50,000 रुपीज तक है। तो एफडी की बात करें, एफडी आपको 10,000 रुपीज तक अगर आप करवाते हो और आपके पास में कोई भी सोर्सेज ऑफ इनकम मतलब नहीं है, या फिर आपको कहीं दिख नहीं रहा है कि ये सोर्सेज, तो कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा की अगर आप एफडी करवाओगे और आपने अपने रिटर्न के अंदर कहीं शो नहीं किया, तो फिर सर आपके ऊपर नोटिस के चांसेस बनते हैं। अब हम बात करते हैं सर मैक्सिमम केस। आजकल क्या होता है कि सर हर कोई कैश डिपॉजिट करता है, कैश विड्रॉल करता है, ये सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन हम यहां पर अकाउंटिंग या टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैश डिपॉजिट विड्रॉल फ्रॉम सेमी अकाउंट्स 10 लाख रुपीस एनुअली। सर एनुअली आप एक बैंक अकाउंट से, सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आप 10 लाख रुपीस तक अगर आप कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट करते हो तो कोई भी नोटिस के चांसेस नहीं बनते। लेकिन अगर इससे ज्यादा करते हो तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी डिटेल्स देती है और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर आपको इसका नोटिस भेजता है। सिंगल ट्रांजेक्शन कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल ₹2 लाख, अगर इससे ज्यादा अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास में वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि सर ये पैसा आपके पास में कहां से आया, आपने कहां से लगाया, कहां से कमाया, आपने इसके ऊपर टैक्स पे किया था या नहीं किया था। ऐसे आपके पास में प्रूफ हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में ऐसे कोई प्रूफ नहीं है तो आप ईयरली 10 लाख रुपीज तक अगर आप विड्रॉल करते हो तो कोई भी इश्यूज नहीं है। अब हम यहां पर बात करते हैं सर मैक्सिमम सेविंग अकाउंट्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हम ज्यादा से ज्यादा सेविंग अकाउंट्स कितने यूज कर सकते हैं। अब यहां पर सर आरबीआई ने सेविंग अकाउंट्स कितने होने चाहिए एक पर्सन के लिए, इसकी कोई भी लिमिट यहां पर डिसाइड नहीं की हुई है। लिमिट डिसाइड नहीं की हुई का मतलब होता है कि एक पर्सन एक पेन कार्ड से, एक आधार कार्ड से अनलिमिटेड सेविंग बैंक अकाउंट्स ओपन करा सकता है अलग अलग बैंकों में। अब यहां पर सर अलग अलग सेविंग बैंक अकाउंट ओपन होने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हम इसकी बात करते हैं। अगर आपके एक से ज्यादा यानी कि ज्यादा अगर आपके सेविंग अकाउंट से, तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करना आपके लिए थोड़ा सा भारी हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए कि क्योंकि इतने सारे अकाउंट से किस में क्या क्या ट्रांजैक्शन करते हो सर आपको याद नहीं होता है। तो आप क्या करोगे सर, सबकी प्रॉपर अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी अगर आप इसको साथ में बिजनेस में लेके रखे हुए हो तो। और अगर आप बहुत कम सेविंग बैंक अकाउंट आप यूज करते हो तो आपको पता रहता है कि सर मेरा यही सेविंग अकाउंट से मैं इसी से करता हूं। एक फायदा और ये था है कि सर अगर आपके पास में 2 या 3 सेविंग बैंक अकाउंट से, 3 सेविंग बैंक अकाउंट्स के आपके पास में यूपीआई पेमेंट करने के ऑप्शन है, तो एक सेविंग बैंक अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट का सर्वर अगर डाउन है तो दूसरे बैंक अकाउंट से आप उस समय पेमेंट कर सकते हो। बहुत टाइम ऐसे इश्यूज आते हैं कि हम कभी कहीं पे भी कुछ परचेस करने के लिए गए और हम पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं लेकिन पेमेंट हो ही नहीं रहा है क्योंकि वहां पर उनका जो बैंक का जो सर्वर था वो डाउन था। तो आप किसी दूसरी बैंक के अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो क्योंकि उस समय उनका सर्वर थोड़ा सा ठीक होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट्स है तो आप ज्यादा इजीली आपके लिए रहता है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें यहां पर तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लास्ट हम बात करते हैं यहां पे कि सर क्रेडिट कार्ड पेमेंट की लिमिट कितनी है। 10 लाख रुपीज तक अगर आप एक साल का पेमेंट अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बिल भरने में करते हो तो कोई भी नोटिस आने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा का अगर आप करते हो तो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने की चांसेस है। तो इस बात का आप बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। अगर आप कोई भी फर्म या कोई भी छोटा मोटा भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपना करंट अकाउंट्स ओपन करवा लें। करंट अकाउंट से आप अनलिमिटेड यूपीआई ट्रांजैक्शन आप करें, से कोई भी नोटिस आने के चांसेस नहीं है। लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ऊपर चार्जेस है। एक और बात करते हैं कि सर फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ध्यान से समझना इस बात को। एक पर्सन है, ए क्या करता है कि ए बी को बोलता है कि मेरे पास में से 50,000 रुपये पड़े हैं, मेरे को किसी को भेजने हैं, आपके अकाउंट में मैं जमा करा देता हूं, आप दूसरों को फॉरवर्ड कर दोगे क्या। बी बोलता है ठीक है यस मैं कर दूंगा। सर कोई बात नहीं, मेरे अकाउंट्स पे आप डिपॉजिट कर दिए, मैं कर दूंगा। इस तरह से उन्होंने साल्स में ऐसे करके साल्स में फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस, 50 लाख की अगर हम बात करें और उन्होंने 50 लाख रुपए या फिर 40 लाख रुपए इस तरह से कर करके या फिर कुछ भी क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट करवा के उन्होंने उसका पेमेंट कर दिया, ऐसे कर करके फॉर एग्जांपल किसी से केस डलवा या कुछ भी करके 50 लाख रुपीस या 40 लाख रुपीस से ज्यादा के ट्रांजेक्शन अगर उसने किए,
उसके बैंक अकाउंट में, यानी कि उसका कोई लेना देना ही नहीं। उसने बोला कि आप कोई बात नहीं, सिर्फ 40,000 रुपया आप मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर लो, 1% कमीशन लूंगा, बाकी का सब पैसा मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे इश्यूज आजकल ये सो बिजनेसेस करते हैं, लोग कमीशन के लिए ऐसा बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि सर 40 लाख रुपीज से ज्यादा अगर आपके बैंक अकाउंट्स में रिसीव होते हैं, इसका मतलब वो आपकी सर इनकम मानी जाती है। अगर आप कमीशन पे लेके बैठे हो तो वो आपकी इनकम मानी जाती है। नॉर्मली अगर हमारा टर्नओवर अगर इसका 40 लाख रुपीज से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको जीएसटी चार्ज करोगा कमीशन के ऊपर या XYZ। तो ऐसे बहुत सारे कंप्लायंसेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप लोगों की हेल्प करने के बजाय सबसे पहले आप आपके बारे में सोचें कि ऐसा करना मेरे लिए सही है या नहीं है। तो किसी का भी पैसा अपने बैंक अकाउंट्स में नहीं डिपॉजिट करें और किसी को पेमेंट करें। आप ही का पैसा है, आप ही के अपने ही बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करें और आपने कहीं पे भी पेमेंट करना हो तो आप करें। इस तरह से किसी के लिए भी रिलेटिव्स में या कहीं फ्रेंड सर्कल में इस तरह के कोई भी ट्रांजेक्शन ना करें। अदरवाइज सर डिपार्टमेंट आपको किसी भी वक्त नोटिस भेज सकता है और उस समय अगर आपके पास में कोई वैलिड प्रूफ नहीं होगा तो आपके लेने के देने बढ़ जाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ डिटेल में कवर किया। अगर आप इन चीजों का आप यूज करोगे या फिर आप इन चीजों को पालना करोगे इन बातों का, तो सर आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।